तो बच्चों, सब बच्चे अपने अपने नोट्स ओपन कर लें या अपनी कॉपी ओपन कर लें स्वाद अनुसार जो ठीक लगे, एंड पुट द हेडिंग इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सिंपल भाषा में बोले तो पढ़े लिखे होने से आपकी एबिलिटी तो बढ़ेगी अर्निंग की, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये थोड़ा सा फॉर्मली हम पढ़ लेंगे। अब गांव में जो लोग जॉब करते हैं तो प्राइमरली एक्टिविटी क्या होती है भाई? एग्रीकल्चर। क्या गेहूं बेचकर, चावल बेचकर, दाल बेच के इंसान कभी भी करोड़पति बन सकता है? कभी नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड फार्मिंग करनी पड़ेगी। कौन सी फार्मिंग? स्पेशलाइज्ड। रईसों की गोभी उगा लीजिए। क्या होती है रईसों की गोभी? ब्रोकली या ब्रोकली। फिर वो रंग बिरंगी होली खेली हरी मिर्चा, शिमला मिर्चा, क्या बोलते हैं उसको? बेल पेपर। अच्छा, बेल पेपर, सॉरी। और उसके बाद एक वो मशरूम भी होता है। तो इन सब चीजों की अगर पैदावार गांव में लोग कर लें तो उनकी अर्निंग प्रोफाइल जो है दैट विल इंक्रीज। वो इन सब चीजों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो गांव में जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, लोग महंगी गाड़ियां खरीदेंगे, तो वहां पे टीवी का शोरूम ओपन हो जाएगा। टीवी का शोरूम के साथ साथ वॉशिंग मशीन बिकने लग जाएगी। वहां पे कुछ रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, कुछ वहां पे ढाबे वगैरह अच्छी हाई प्रोफाइल क्वालिटी के। जैसे आप देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली के आउटर में टूवर्ड्स हरियाणा सोनीपत जब आप जाएं तो वहां पे आपको ढेर सारा इस तरह का हिसाब किताब मिल जाएगा। तो रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा? जब इनकम बढ़ेगी। और इनकम कैसे बढ़ेगी? जब कमाने वालों की एबिलिटी बढ़ेगी। लॉजिक समझ में आ गया? तो रूरल डेवलपमेंट होने के साथ साथ अब वहां पे और जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगे। व्हेन न्यू शॉप्स विल बी ओपन, नई फैक्ट्रीज लगेंगी तो लोगों को नौकरी मिल जाएगी। देखिए भाई, समझ गए? चलिए, हाउ इट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कॉमन सेंस की बात है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है भाई? इंक्रीज इन इनकम ऑफ अ कंट्री। पर कैपिटा इनकम जो देश की बढ़ती है उसको आप क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। तो जब लोगों का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, लोगों के अंदर पैसा कमाने की टेक्निक आएगी, तो एज अ रिजल्ट कंट्री की ओवरऑल इनकम्स विल गो अप और कम डाउन? विल गो अप। नेशनल वेल्थ कैसे डेवलप होगी भाई? नेशनल वेल्थ का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये जितने डैम्स, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज आपको नजर आते हैं जो गवर्नमेंट सेटअप करती है, इट इज कॉल्ड एज नेशनल वेल्थ। व्हेन वी हैव एजुकेटेड पीपल इन द कंट्री, वी हैव पीपल हु कैन डिजाइन अ प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर, हु कैन स्पेशलाइज इन चिप मैन्युफैक्चरिंग। तुम्हारी गवर्नमेंट उस तरह की फैक्ट्रीज लगाएगी क्योंकि अब उस तरह के काम करने वाले लोग हमारे पास अवेलेबल है। चिल्ड्रन, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट अभी वाला एग्जाम्पल ही काम आ जाएगा। Women participation, when everybody will get a work to do, equally women's will also be getting more work to do. वो अब घर में सिर्फ चूल्हा चौका जो पुराने इंडिया की अप्रोच थी उसके लिए नहीं है। दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन ऑफिस, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पे कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो झटपट अपडेट करें, फिर एक एक करके सारे पॉइंट्स को इन लॉन्ग एक्सप्लेन करते हैं। सो एजुकेशन कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रूरल डेवलपमेंट। हाउ? आपके सामने जवाब है बच्चों। न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स एंड मेथड्स एंड न्यू टाइप ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। पीपल कैन हार्नेस देयर स्किल्स, दे कैन बी बेटर इक्विप्ड। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब ये मत समझिएगा जहाँ पे पनीर उगाया जा रहा है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जब इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकी अर्निंग कैपेसिटी विल इंक्रीज एंड एज अ रिजल्ट रूरल सेक्टर विल ग्रो। झटपट अपडेट कर लें। मूविंग अहेड, हाउ इट रिजल्ट्स इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ भाई। लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हिज इनकम और हर इनकम लेवल्स वुड गो अप और कम डाउन। चिल्ड्रन, वुड गो अप और कम डाउन? वुड गो अप। इनकम लेवल बढ़ेगा तो उससे उसकी इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो कंट्री में और एम्प्लॉयमेंट की इसकी स्कोप क्रिएट हो जाएगी। कैसे क्रिएट हो जाएगी भाई? जब इसकी इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो ये अपने पैसे को क्या कमा के सिर्फ सेव कर देगा? नो, ये खर्च भी करेगा। जब खर्च करेगा तो ही विल क्रिएट सम डिमांड। डिमांड फॉर व्हाट चिल्ड्रन? गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कंट्री में क्रिएट होगी, व्हाट विल हैपन? इन चीजों का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। और जब आप महंगी चीजें खरीद सकते हैं तो उनको बनाने के लिए महंगी डिवाइसेस, महंगे इक्विपमेंट्स भी यूज किए जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट कंट्री में मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट यील्ड हो जाएगा एक पर्टिकुलर पर्सन के स्पेंडिंग कैपेसिटी की वजह से। तो अगर आज आप स्टूडेंट्स हैं, आपके पास कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, मान लीजिए आपको कोई जॉब मिल जाए, आपकी इनकम बढ़ जाए, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। जो आईफोन आप 10 साल बाद खरीदने की सोच रहे हो सकता है वो आप आज खरीद लें। तो आईफोन वाली फैक्ट्री में इसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा बिकॉज वी हैव मोर कस्टमर्स फॉर बाइंग दैट कमोडिटी। समझ में आ गई बात?
जिन लोगों के पास लो पेड जॉब्स थे उनके अंदर स्किल आ गई, दे गॉट देयर जॉब्स कन्वर्टेड फ्रॉम अ लो पेड जॉब इनटू अ हाई पेड जॉब। पहले वो जाते थे अपने ऑफिस बजाज प्लैटिना मोटरसाइकिल से, अब हायाबूसा से जाएंगे। तो सुजुकी हायाबूसा की डिमांड कंट्री में बढ़ेगी, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप हो जाएगा। समझ में आ गई बात? जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप होगा, विल ओनली रोबोट्स बी वर्किंग इन दैट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? नो, ह्यूमन बीइंग शुड बी वर्किंग। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल फर्दर गो अप चिल्ड्रन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। हाउ अ कंट्रीज नेशनल वेल्थ इज डेवलप्ड। ऐसे नाचने मत लगिएगा इसकी तरह। जब गवर्नमेंट आपके ऊपर पैसा खर्च करेगी, आपका फ्री में वैक्सीनेशन होगा, आपको दवाइयां सस्ती मिलेंगी, तो यू विल बी एक्टिंग एज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स फॉर द कंट्री चिल्ड्रन और एज एन अनप्रोडक्टिव रिसोर्स फॉर द कंट्री। प्रोडक्टिव रिसोर्स। अब इंडिया में किसी जमाने में पोलियो बहुत फैला हुआ था, और जिन बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की नहीं पिलाई जाती थी वो थोड़े लंगड़े टाइप के हो जाते थे आने वाले समय में, या उनको ढेर सारी कुछ लेटस से बोन्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी, लिम्स में एंड ऑल दैट। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर फ्री पोलियो वैक्सीनेशन दे दें, जो पेरेंट्स सोचते हैं भाई हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से बच्चों को वैक्सीनेट कराएं, तो फ्री पोलियो वैक्सीनेशन से हो सकता है कि हमको कोई पीटी उषा मिल जाए, कोई दूसरा रनर हमको मिल जाए जो कंट्री के लिए मेडल जीत के लाए, या अगर लोग एकदम हेल्दी हैं ड्यू टू गवर्नमेंट प्रोविजन फॉर फ्री एंड इजी एक्सेस टू मेडिसिन, दे वुड एक्ट एज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स फॉर द कंट्री। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? तो किस जमाने में लोगों को कुत्ता काटता था 14 इंजेक्शन लगते थे और कम से कम 1 महीना पलंग पे पड़े रहते थे। अब 2 इंजेक्शन लगेंगे और कुल 3 दिन आपको रेस्ट करना है, तो 27 डेज की प्रोडक्टिविटी आपकी एनहांस हो गई। तो अ हेल्दी पर्सन इज डेफिनेटली नोन टू हैव मोर प्रोडक्टिविटी देन एन अनहेल्दी पर्सन। तो जब गवर्नमेंट फ्री में आपका वैक्सीनेशन कराएगी, सस्ती आपको दवाई दिलवा देगी, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल एनहांस और रिड्यूस चिल्ड्रन विल एनहांस। पहले तो इंडिया में हार्ट सर्जरी पॉसिबल ही नहीं थी, उसके बाद हुई भी तो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा थी। तो पता लगा इंसान बहुत अच्छा काम कर सकता है फैक्ट्री में, बट उसके हार्ट में आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया, मर गया कुछ टाइम बाद। तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया फॉर चीप हार्ट सर्जरी और फॉर सब्सिडाइज्ड हार्ट सर्जरी, या गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन में तो जो मेदांता में सर्जरी 5 लाख में होगी, सरकारी अस्पताल में 50,000 में हो जाएगी, बट गारंटी नहीं है कि कब मरेंगे। ये गारंटी है कि मरेंगे, कब मरेंगे इसकी गारंटी नहीं है। ओके, एंड देयर आफ्टर द क्वालिटी ऑफ पीपल्स लाइफ हैपेंस टू इंक्रीज। हाउ इट इंक्रीजेस? भाई आपकी हेल्थ अच्छी है तो यू कैन वर्क बेटर, यू कैन अर्न मोर, यू कैन एंजॉय ऑल बेनिफिट्स ऑफ लाइफ, यू कैन स्पेंड योर मनी इन हैविंग बेटर एक्सेस टू द थिंग्स दैट अ नॉर्मल पुअर पर्सन कैन नॉट अफोर्ड। आपके घर में एसी लग जाएगा, रोटी मेकर आ जाएगा, माइक्रोवेव आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, ये सारी चीजें। समझ गए इस बात को? तो झटपट ठीक है। तो हेल्दी पर्सन इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ नेशंस वेल्थ बेसिकली। और यहाँ पे मेरे को हिटलर की बात याद आती है। हिटलर किस देश का रूलर था बच्चों? फ्रांस, जर्मनी। तो फ्रांस में जब वो नया सिस्टम ले, नहीं सॉरी, नेपोलियन थे फ्रांस के, तो हिटलर तो जर्मन थे। तो वहां पे जो बच्चे थोड़े मतलब जब पैदा होते थोड़े बीमार टाइप के नहीं होते थे, तो उनको मरवा दिया करता था। क्यों? वो नहीं चाहता था कि जर्मन जैसे वीक और फीबल टाइप के हों। तो उसको लगता था ये जर्मन है तो एकदम हट्टा कट्टा एकदम बढ़िया होना चाहिए ताकि कंट्री के लिए वेल्थ की तरह काम करे। हमारी तरह नहीं था, बीमार भी है तो कोई बात नहीं, 2-4 साल पाल लेंगे, फिर जब डॉक्टर कहेगा भाई अब इनके कुछ ही दिन बचे हैं तो वो निपट जाएगा। तो जर्मनी में ऐसा हुआ करता था। वहीं से कुछ लोग हिंदुस्तान चले आए जो यहाँ पे लोगों को अनाथालय दे आते थे। मान ली घर में 4 बच्चे, एक 5वां भी आ गया, अब ये कैसे पलेगा, इसको पड़ोसी को दे आओ। समझ में आ गई बात? लिख दिया सबने भाई, एवरीबडी? और वही बच्चे क्या करते हैं बड़े होकर, अपने माँ बाप को अनाथालय में डालाते हैं जाके। और कुछ तो माँ बाप भी बड़े चतुर होते हैं, हम नहीं रहेंगे घर में, हम जा रहे हैं अनाथालय। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ। अभी प्रयागराज सिटी में मैं गया था लास्ट वीक एक ओल्ड एज होम में, तो देयर आई मेट अ पर्सन हुज एज वाज चिल्ड्रन 103 इयर्स। उनका एक बेटा यूके में रहता है, एक यूएस में रहता है। और दुनिया क्या सोच रही है, बूढ़े बाप को छोड़ गए। असलियत पता है क्या है? उनके पिताजी कह रहे हैं मैं हिंदुस्तान में रहूंगा, मैं या तो प्रयागराज में रहूंगा या तो काशी में रहूंगा, मेरे को यूएस जाना ही नहीं है। मैंने कहा अरे बैल बुद्धि, मेरा बेटा कहे मैं तो नौकरी को छोड़ के चला जाऊंगा पे, यूएस फ्री में जाने को मिल रहा है। एक दो लोगों से मैंने और डिस्कस किया कि भाई आपके बच्चे आपको छोड़ के, नहीं 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 नहीं, हमारे बच्चे कॉर्पोरेट में हैं, बेटा बहू भी वही है, उनकी जॉब है। हम उनसे कहते हैं भाई एक बेबी कर लो तो उनको पाल दे, हमारा समय बीत जाए। वो कह रहे नहीं बच्चा पालने का समय नहीं है हमारे पास पैदा करने का। तो हमने कहा कि हमको चलो ओल्ड एज होम छोड़ाओ, हमारे साथ वाले लोग तो रहेंगे। वहां किट्टी पार्टी चल रही थी, वो खुश है ओल्ड एज होम में। नहीं, ये भी गलत, मतलब एक अजीब अप्रोच है। और लोग यही सोचते थे कि ओल्ड एज होम में कौन जाता है,
जिनके घर में बच्चे उनको पूछते पाछते नहीं है, वहां तो उल्टा ही माहौल चल रहा था, वहां अपनी खुशी से आए हैं। और वो ओल्ड एज होम वाले कुछ पैसा भी नहीं लेते हैं, तो ओल्ड एज होम के जो वो थे केयर टेकर, तो ही टोल्ड के जितने 15 17 20 यहाँ रह रहे हैं, इनके घर वाले इतना पैसा दे जाते हैं, मना करना पड़ता है, भैया मत, तो बहुत पैसा आ गया है मेरे पास। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। ओके, समीर दुआ कह रहा है मैं भी ऐसी ओल्ड एज होम में जाऊंगा, बढ़िया लूडो खेलो, सांप सीढ़ी खेलो, घर में तो काम करना पड़ेगा। बहू बोलेगी पिताजी जाइए दूध ले आइए, सासू माँ लीजिए सब्जी काट दीजिए, वहां ना कोई सब्जी काटनी ना कोई दूध लाना। मैंने वहां से आइडिया निकाला कि बुढ़ापे में अपने घर को मैं खुद एक ओल्ड एज होम बना लूंगा, जो लोग वहां आएंगे उनसे फीस लेंगे, 20,000 25,000 महीना, अपना रहना खाना पीना सब फ्री। इज दैट क्लियर और नॉट? गुड आइडिया ना, घर कोई ओल्ड एज होम बना लो। चलिए, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कैसे होगा भाई? अगर आप पढ़ लिख के एक अच्छे कोडर बन गए। क्या बन गए? कोडर। कोडर जानते ना, पुराने जमाने में जिनको प्रोग्रामर बोलते थे, आजकल जब एंड्रॉयड या आईओएस ऐप का डेवलपमेंट होता है तो उन लोगों को प्रोग्रामर ना बोल के क्या बोलते हैं बच्चों? कोडर बोलते हैं। तो जब आपने कोडिंग सीख ली, आप नई टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के लिए यूज कर सकते हैं। यूट्यूब में आता है ना, 99 रुपीज दीजिए, कोडिंग सीखिए, कैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है 15 मिनट के अंदर, ये सीख लीजिए। तो इससे होगा क्या, जो काम आप 3 से 4 घंटे में करते थे वो आपने मान लीजिए 30 मिनट्स में कर दिया। तो रिमेनिंग टाइम यू कैन थिंक टू अडेप्ट समथिंग न्यू, टू इन्वेंट समथिंग न्यू, टू इनोवेट समथिंग। तो आप नई टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। और आपके पास टाइम ही नहीं है, आप पढ़े लिखे ही नहीं है, क्या आप इन्वेंशन या इनोवेशन पे ध्यान दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन हाउ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कैन बी डन ड्यू टू व्हाट? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अभी रिसेंटली बच्चों अगर आपने ध्यान दिया हो, चाइना से जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट होता था उसमें 65% पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सब इंपोर्ट किए जाते थे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ चिप मेकिंग इन इंडिया। तो अभी लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि अगर आप चिप मेकिंग की वजह से इन चीजों को इंपोर्ट करते हैं तो चिप्स का प्लांट तो हमने इंडिया में लगवा दिया है। वो अंकल चिप्स ना समझ लेना, यहाँ चिप का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोसेसर में चिप लगती है, इलेक्ट्रॉनिक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं, उसका प्लांट इंडिया में लग गया। तो अब इन कंपनीज को बाहर से चिप खरीदने की जरूरत नहीं है। तो लोगों ने कंपनी का नाम सुना होगा, क्वालकॉम, सुना है बच्चों? 2026 तक इनका भी लैपटॉप कंट्री के अंदर आ जाएगा, जैसे डेल है, लेनोवो है, एचपी है, वैसे ही अभी उस पर काम कर रहे हैं बेसिकली। तो अब चिप मैन्युफैक्चरिंग जब इंडिया में आ गया और कोडर्स हमारे पास आ गए, क्या किसी को बाहर नौकरी ढूंढने की जरूरत है? जिसने बीटेक इन VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी में कर लिया, डज ही और शी नीड्स टू मूव आउट ऑफ द कंट्री फॉर गेटिंग जॉब्स? नॉट एट ऑल। पढ़े लिखे हैं इसीलिए न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर पा रहे हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो ये काम भी नहीं कर पाते। इसीलिए ईयर्स अगो चिल्ड्रन, 90s में, आज भी लोग बाहर जाते हैं, कंट्री के माइग्रेशन होता है ऐसी बात नहीं है, बट बहुत कम हो गया है। 90s में क्यों लोग बाहर जाते थे? क्योंकि यहाँ पे उनके लायक, उनके पास काम है ही नहीं। वो श्रीकांत मूवी में डायलॉग था ना, इंडिया डजंट नीड मी, क्योंकि मेरे पास जो एफर्ट है, जो मेरे पास दिमाग है, उसको इंडिया में प्रोसेस करने के लिए द अप्रूवल प्रोसेस इज वेरी 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 लॉन्ग, वेयर एज बाहर ऐसा कंपेरेटिवली है नहीं। और उन सब की रीजन एक ही है, पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए चीजों को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। डन चिल्ड्रन? लिखिए सबने। अपॉर्चुनिटी फॉर women participation, days were there where women were assumed as a factory for giving birth to children and doing चूल्हा चौका बर्तन at home। अब ये काम लड़के करने लग गए हैं। लड़के क्या सोचते हैं, पढ़ी लिखी लड़की शादी कर लो, लड़की बढ़िया पैसा कमा के लाएगी और मैं बन जाऊंगा H2, मतलब हाउस हस्बैंड। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? और कुछ तो इतने दलिद्र टाइप के हैं, खर्चा बांट लिए हैं, जैसे एक हस्बैंड हो गए, एक सन है, एक डॉटर और एक वाइफ। तो हस्बैंड कह रहा है कि भाई सन का खर्चा मैं अफोर्ड करूंगा, और वाइफ से कह रहा है डॉटर का खर्चा तुम अफोर्ड कर लो। अब ये सिवाय दलिद्रापे के और गिरी हुई बातों के कोई चीज नहीं है। इंडिया में जनरली पुरुष प्रधान देश माना गया है, मैट्रियार्टिकल सोसाइटी है, पैट्रियार्टिकल नहीं है। तो ये माना गया है कि भाई, सॉरी, पैट्रियार्टिकल सोसाइटी है, मैट्रियार्टिकल नहीं है, मैं उल्टा बोल गया, कि भाई हस्बैंड ही घर की जिम्मेदारी निभाएगा। बट आजकल थोड़ा उल्टा चल रहा है। तो अब यहाँ पे वाइफ को बोला कि आधा खर्चा तुम झेलो, आधा खर्चा मैं। बट कोई डिसीजन लेना होता है तो ये चुलबुल पांडे बन जाते हैं हस्बैंड, कि मेरी ही बात मानी जाएगी। क्या तुम्हारी बात मानी जाएगी? आधा खर्चा मैं कर रहा हूं ना, मतलब मैं कर रही हूं ना,
तो आधी बात मेरी भी मानी जाएगी। अगर 4 प्लेट झूठी हुई है खाने के बाद तो 2 हस्बैंड मानेगा और 2 वाइफ। खोपड़े में बात गई। तो कमाई में अगर पार्टिसिपेशन है तो हर चीज में पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। और जहां पे ये दोनों की बातें आपस में नहीं बनती वहां हो जाता है डी फॉर डाइवोर्स। खोपड़े में बात गई। एक दो जानने वाले थे, उनके मन में ऐसी द्वेष आ गए, कह रहे डाइवोर्स ले लेंगे, हमने फिर शादी नहीं करोगे? नहीं, फिर देखेंगे। मैंने कहा फिर शादी करनी है तो वही हुआ, जियो का सिम निकाल के एयरटेल का लगा लिया। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? मोबाइल ही सरेंडर कर देना है, लैंडलाइन फोन पे आ जाना है, तो भैया डाइवोर्स ले लो। अब एक शादी टूटी और दूसरी आ गई तो फिर फायदा क्या? खोपड़े में बात गई, नहीं समझ आया? तो अब पेरेंट्स के अंदर भी काफी अकल आ गई है एंड विमेन लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी पे ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है। खोपड़े में बात गई। और मैं भी अपने लेक्चर में देखता हूं कि अगर फीमेल लिटरेसी कम हो जाए तो मैं भी बच्चों मंगलवार को हनुमान मंदिर के सामने, सोमवार को शिव मंदिर सामने कटोरा लेके ही बैठूंगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? और ये तो सत्य वचन है, एक औरत अगर पढ़ लेगी तो पूरा खानदान पढ़ लेगा, और अगर एक आदमी पढ़ लेगा तो 99% उम्मीद है पूरा खानदान गवार का गवार ही रहेगा। लॉजिक समझ में आ गया? अब आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों? भाई आदमी पढ़ लिख के नौकरी पे दुकान पे निकल गया तो घर में बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? लेडी को ही तो करना है। तो लेडी का पढ़ा होना ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आई? ये बच्चों डर के माहौल में नहीं बोल रहा, सच्चाई उगल रहा हूं। समझ में आ गया? मेरी पूरी एजुकेशन राइट फ्रॉम प्ले ग्रुप में तो मैं कुछ पढ़ता लिखता था नहीं। एक बार मेरा रिपोर्ट कार्ड मल्टी कलर आ गया और मेरी सिस्टर का रिपोर्ट कार्ड में नीले रंग का था, तो मैं सोचा मेरा रिपोर्ट कार्ड बेटर है। फिर काफी साल बाद मम्मी ने बताया तुम्हारे सब्जेक्ट में फेल थे, इसलिए तुम्हारे सब्जेक्ट रिपोर्ट कार्ड में रेड रेड था। वो इसलिए था कि मेरी जिद थी कि मैं 2.25 साल में स्कूल जाऊंगा, बिकॉज मेरी सिस्टर जो मेरे से 8 महीने बड़ी थी, ताऊ जी की छोटी बेटी, तो वो स्कूल जाती थी। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, सुबह उठ के बढ़िया पहले नहाने को मिलता है, पानी से खेलना बच्चों को अच्छा लगता है, फिर डेली टिफिन मिलता है। तो आई यूज टू बी हाईली फैसिनेटेड विद दोस थिंग्स। तो इलाहाबाद में एक बहुत पुराना स्कूल था, अब नहीं है, उसका नाम था शायद इन्फेंट्स करके था, नियर वो कौन सी जगह है, अरे ये अपना आनंद हॉस्पिटल एक है उसी के आगे है। तो स्कूल जाने का बड़ा फैसिनेशन हुआ। तो मम्मी कहती है लगभग 2.25 2 2.5 साल की उम्र मैंने स्कूल जाना चालू कर दिया था, और अब लगभग 44 45 साल उम्र होने वाली है, आज तक स्कूल जा रहे हैं। मेरे घर में जितना मैं स्कूल गया इतना कोई नहीं गया है। वॉट इट क्लियर? तो दीदी के साथ जाने लग गए थे, ठेंगा दीदी, मैं तो उसको नाम से पुकारता था, दीदी तो आप लोग के सामने बोल रहा हूँ थोड़ी इज्जत रखने के लिए। तो फिर दोनों एक ही क्लास में थे, और वहां पे जो पूछा था ना होमवर्क से मतलब ना कुछ, घर आए बढ़िया सो गए। मम्मी सोचती चलो अभी तो खैर पढ़ने लिखने की उम्र भी नहीं हुई है, 3 सवा 3 साल में स्कूल डालेंगे। बट मेरी जिद थी पहले स्कूल जाने की, तो आई विजिटेड। तो पता लगा कि नर्सरी से फेल होने का रिकॉर्ड था, तो बाद में फेल हुए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद फिर प्रॉपर क्लास में एडमिशन मिला, फिर दूसरे स्कूल गए। तो हमेशा पढ़ाई मम्मी ने ही कराई, और इवन क्लास 12 तक पूरी पढ़ाई मम्मी ही कराती थी। 8th क्लास तक तो पूरी पढ़ाई कराती थी। 9th 10th में थोड़ी अकल ठिकाने आ गई, तो हिंदी जैसा सब्जेक्ट मम्मी से पढ़ लिया करते थे। अंग्रेजी ज्यादा पढ़ने का मन ही नहीं करता तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाकी भी हो ही जाता था टीचरों के भरोसे। 11वीं में पापा बोले अब अकाउंटेंसी हम तुमको पढ़ा देते हैं। इतना क्वेश्चन पूछ डाले, इतना क्वेश्चन पूछ डाले। वो 12th में बोले तुम बेटा कोचिंग ज्वाइन कर लो, मेरे टाइम नहीं तुमको पढ़ाने का। तो टाइम हमेशा किसने दिया? मम्मी ने दिया। कभी चाची पढ़ा दी, कभी दीदी पढ़ा दी। तो फीमेल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लड़कों को यही बोल रहा हूँ, खुद कम पढ़े लिखे रहे, बीवी हमेशा पढ़ी लिखी लाइएगा। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। और लड़कियों को भी यही बोल रहा हूँ, अनपढ़ लड़के शादी कर लो, जीवन सुखी रहेगा, अकल कम रहेगी, किसी बात पे कोई डंगा लगाएगा ही नहीं लगाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो पापा मिस कहिएगा मैट्रिमोनियल साइड डालेंगे, मैथ्स फेल प्रेफर्ड, साइंस कंपार्टमेंट प्रेफर्ड। लॉजिक समझ में आया? और कहीं दोनों पढ़ लिख गए तो भैया समझ लीजिए एक तरफ भगवान राम और दूसरी तरफ रावण, दोनों ज्ञानी पुरुष। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? एक का थोड़ा कम पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। चलिए भाई चले आगे, चलें आगे। सो विमेन एम्पावरमेंट इन फैमिली डिसीजंस इंक्रीजेस जब वो औरत पढ़ी लिखी होगी। लॉजिक समझ में आ गया? चलिए, फिजिकल कैपिटल का इस्तेमाल भी बेटर होगा। आप अगर पढ़े लिखे नहीं है, आपको मशीन इस्तेमाल करनी आती ही नहीं है बच्चों, क्या आप उस मशीन से मैक्सिमम आउटपुट या फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इट्स जस्ट लाइक दैट, आपके पास मान लीजिए एक वैक्यूम क्लीनर है और आपने अपनी हाउस हेल्प, हाउसमेट सर्वेंट को दे दिया, वो पता लगा पानी बाल्टी में भरा था, उसी के अंदर फनल डाल में शक्कर ली, पूरा पानी आ गया वैक्यूम क्लीनर के अंदर। घर में रखा हुआ है माइक्रोवेव अवन, कपड़ा रसोई वाला गीला था, माइक्रोवेव के अंदर डाल के उसको सुखा रही हैं, आग पकड़ लिया माइक्रोवेव, बिकॉज पीपल आर लेस एजुकेटेड।
सो इफ पीपल आर लेस एजुकेटेड चिल्ड्रन, वो रिसोर्सेस को ठीक से इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आ गया? पक्का? अभी ये मेरा आईफोन है, एक दिन मैंने किसी को दिया इस पे एक वीडियो बनाने के लिए, सो दैट पर्सन स्टार्टेड शूटिंग वीडियो। तो मैंने बोला कि फोटो भी खींच लेना साथ ही में, और ऐसे खींचेगी। सो मेरे कुलीग है, उनकी डॉटर ही है, तो उन्होंने बोला सर ये बड़ा आराम से हो जाएगा, इसी के बीच में बटन है, इसी को प्रेस कर देंगे, इससे फोटो भी खींच जाएगी। मैंने कहा ऐसा भी होता है क्या? मैं तो साल भर से यूज कर, मेरे को पता ही नहीं ऐसा भी होता है इसके अंदर। एजुकेशन इज लेस। बट आजकल के कुछ बच्चे ऐसे जिनको बस यही सब पता है और कुछ नहीं पता। अंडरस्टूड एवरीबडी? चलो, कोई क्वेरीज किसी की भाई? चलिए झटपट लिख लें फास्ट। तो इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल होता है समाप्त।